बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 9 की, और आज की वीडियो में इसका यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है सिमिलर फिगर्स। और इससे जो पहले 8 लेसन है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए हुए थे, उन वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 की 9.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नेम जो है सिमिलर फिगर, इसको डिस्कस कर लेते हैं और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है फर्स्ट पेज पे ही, पेज नंबर 161। ये देखिए, ये लिखा हुआ है सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। जैसे कि चैप्टर का नेम है सिमिलर फिगर्स। अब सिमिलर्स इसका मीनिंग होता है एक जैसी, और फिगर्स उसका मीनिंग होता है शक्लें। तो कंप्लीट हो जाएगा सिमिलर फिगर्स, बराबर शक्लें, एक जैसी शक्लें। अब ये देखिए लिखा हुआ है सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। सबसे पहले सीखते हैं पॉलीगॉन क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 आर मोर देन 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पॉलीगॉन। कि 3 या 3 से ज़्यादा साइडों वाली फिगर, शक्ल, और जो क्लोज हो उसको कहा जाता है पॉलीगॉन। अब क्लोज का मीनिंग है कि जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है ना, इसका एंड पॉइंट भी यहाँ पर हो। अब ये तो मैंने सर्कल ड्रा किया है ना, ये देखिए मैंने एक ये ट्राइंगल ड्रा की है, तो ये क्लोज है, तो ये एक पॉलीगॉन है। अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करूँ, ये भी पॉलीगॉन है। यहाँ मैं पैरेललोग्राम ड्रा करूँ, क्लोज्ड फिगर है और 4 साइडें हैं, ये भी पॉलीगॉन है। तो पॉलीगॉन का तो आपको पता चल गया। अब ये देखिए लिखा हुआ है सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप। कि सिमिलर फिगर्स वो होती है जिनकी शक्ल जो सी है वो एक जैसी होती है, बट नॉट रिसेसरली ऑफ सेम साइज, लेकिन उनका साइज एक जितना नहीं होता। अब ये देखिए मैंने एक ये भी रेक्टेंगल ड्रा की है और यहाँ पर ये भी एक रेक्टेंगल ड्रा की है। अब ये देखिए इनकी शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, इस वजह से ये मीनिंग है सिमिलर फिगर्स का। अब यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स की, कि 2 पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, 2 पॉलीगॉन जो सी है वो सिमिलर होगी if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are प्रोपोर्शनल। अब ये corresponding angles, corresponding proportional, ये क्या होते हैं, ये मैं डिटेल से आपको इस पर टॉपिक्स में समझाऊंगा। यहाँ तक डेफिनेशन है सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स की। अब ये देखिए लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब जो मैं आपको समझाने लगा हूँ ये समझिएगा। एक, इससे नेक्स्ट ये सेकंड है और ये थर्ड। जिसको ये 3 पॉइंट की समझ आ जाएगी, 9.1 उसकी कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पॉइंट ये देखिए, इफ 2 एंगल्स इन वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू 2 corresponding एंगल्स इन एन अदर ट्राइंगल, द थर्ड एंगल इन ईच ट्राइंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। यानी कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर 2 ट्राइंगल है, ये देखें नेक्स्ट पेयर पे ये 2 ट्राइंगल बनी हुई हैं, वो कह रहा है कि अगर एक एंगल दूसरी ट्राइंगल के एक एंगल के बराबर हो और दूसरा एंगल दूसरी ट्राइंगल के दूसरे एंगल के बराबर हो, तो ये पक्की बात होगी कि तीसरा एंगल जो सा है ट्राइंगल के तीसरे एंगल के इक्वल ही होगा। और यहाँ पर ये देखिए क्रॉसपॉन्डिंग, इसका मीनिंग ये होता है कि ये एंगल ए वो यहाँ पर एंगल डी के इक्वल है। ये देखिए लिखा हुआ है एंगल ए एंगल डी, तो एंगल ए ये क्रॉसपॉन्डिंग है एंगल डी के। अब ये देखिए बी क्रॉसपॉन्डिंग ई, तो बी इक्वल है ई के, और सी एफ वो ये लिखा हुआ है। अब अगर क्वेश्चन में आ जाए ना कि ये 2 ट्राइंगल सिमिलैरिटी है, प्रूफ करें, तो सिंपल मैंने अगर इनके एंगल दूसरी ट्राइंगल के एंगल के इक्वल प्रूफ कर दूंगा, तो मैं कह दूंगा ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। और सिमिलर का साइन, ये साइन सिमिलरिटी का साइन है। अब सेकंड वाला पॉइंट इसमें है कि अगर मैंने एंगल्स के लिए ऐसे सिमिलरिटी प्रूफ नहीं करनी, तो ये देखें, इफ द रेशियो ऑफ 2 corresponding साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल देन द ट्राइंगल आर सिमिलर। अब यहाँ तक वो ये कह रहा है कि अगर 2 ट्राइंगल है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इस साइड और इस साइड की रेशो, इस ट्राइंगल की इस साइड और इस साइड की रेशो आपस में इक्वल है, जैसे कि ये देखें ये 4.5 और ये 3 है, 4.5 और 3 को मैंने डिवाइड किया है, तो मेरे पास आंसर आया है 3/2। फिर ये 6 डिवाइडेड बाय 4, ये किया है 6 डिवाइडेड बाय 4, वो भी आया है 3/2। अगर मेरे पास ये रेशो इक्वल आ जाए तो फिर मैं सिंपल कह दूंगा ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। दूसरा पॉइंट ये है। अब तीसरा पॉइंट ज़्यादातर ये यूज़ किया गया है, ऑलमोस्ट अगर 10 क्वेश्चन है तो 9 क्वेश्चन इस लिहाज से प्रूफ होंगे। इफ़ द रेशियो ऑफ ऑल क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब सिंपल इसने ये कहा हुआ है कि ये दोनों ट्राइंगल्स हैं। इस ट्राइंगल ये देखें, ये 6.5 डिवाइडेड बाई 11.7 वो ये लिखा हुआ है। फिर ये 4.5 डिवाइडेड बाई 8.1 ये लिखा हुआ है, 4.5 डिवाइडेड बाई 8.1। और तीसरी साइड यही रह गई है 3 डिवाइडेड बाई 5.4, ये लिखा हुआ है 3 डिवाइडेड बाई 5.4। इनको मैं सॉल्व करूं, अगर ये आपस में तीनों इक्वल आ जाए तो फिर मैं सिंपल कह दूंगा कि ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल आपस में सिमिलर है।
अगर आपको समझ नहीं आई तो परेशान नहीं होना आपने, मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा दोबारा ये समझाऊंगा, जब चीज़ें अप्लाई की जाती है ना फिर ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो ज़्यादा क्लियर होंगी। ये देखें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर, मालूम करें कि ये दो सॉलिड है जो ये आपस में सिमिलर हैं आर लेंथ इन सेंटीमीटर, और इनकी लेंथ जो सी है वो सेंटीमीटर में दी हुई हैं। तो ये मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है और ये डायग्राम भी बना दी है मैंने साथ। तो इस तरह के शेप को क्यूबाइड कहा जाता है, लेकिन उसने कहा हुआ है सॉलिड, तो मैं सॉलिड ही समझता हूँ उसे। सॉलिड का मतलब होता है कि ये अंदर से खाली नहीं है, अंदर से भी ये फिलअप है। अब ये देखें जो फिगर दी हुई है इसमें एंगल की बात नहीं हुई, तो इस वजह से जो पहला पॉइंट और जो दूसरा पॉइंट था वो मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता। ये देखें दोबारा मैं आपको दिखाऊं तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, इसमें भी देखें एंगल की बात थी, तो मैं ये वाला अप्लाई नहीं करूंगा। सेकंड वाला जो पॉइंट था इसमें भी एंगल की बात थी, मैं ये भी अप्लाई नहीं करूंगा। जो थर्ड वाला पॉइंट है इसमें सिर्फ साइड्स की बात हुई है, तो यहाँ पर मैं ये यूज़ करूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा रेशो ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स। तो अपनी आसानी के लिए इस साइड को मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास हाइट है, ये मेरे पास लेंथ है और ये मेरे पास विड्थ है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा रेशो ऑफ हाइट। अब ये हाइट है तो ये देखें ये 4 है और ये 6 है, तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 डिवाइडेड बाय 6। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम 6, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2/3। अब मैं लेंथ के लिए ऐसे करूंगा तो यहाँ मैं लिखूंगा रेशो ऑफ लेंथ, ये मैंने लिख ली है। अब ये देखें लेंथ है 3, वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 3 डिवाइडेड बाय ये है 4.5, वो मैं लिख दूँगा 4.5। अब डेसिमल का पॉइंट ख़त्म करना है तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 3 डिवाइडेड बाय 4 5, डेसिमल का पॉइंट जब मैंने ख़त्म किया है तो इसके नीचे 1 और आगे जितने पॉइंट है वो मैं 0 लिख लूँगा। तो अब नेक्स्ट पेज पे मैं करता हूँ, ये देखिए 3 डिवाइडेड बाय 45। अब डिनोमिनेटर में 10 है, जब वो इंटरचेंज होगा तो फर्स्ट वाले के साथ मिल जाएगा, तो आ जाएगा 3 × 10। अब ये कैंसिल करूँगा मैं, 5 2 टाइम 10 और 5 9 टाइम 45, 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम 9, तो सिंपली मेरे पास आंसर आ गया है 2/3। ये भी आ गया है। अब तीसरी साइड वो है विड्थ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रेशियो ऑफ विड्थ, किसकी चौड़ाई, वो क्या है 5 डिवाइडेड बाय 7.5, वो मैंने लिख लिया है 5 डिवाइडेड बाय 7.5। अब यहाँ पर भी डेसिमल का पॉइंट ख़त्म करूँगा, 5 डिवाइडेड बाय 7 5 एक पॉइंट है तो मैं उसके 0 लगा दूंगा। अब ये भी फर्स्ट वाले के साथ मिल जाएगा, तो ये देखें 5 डिवाइडेड बाय 75 और ये 10 इसके साथ मिल जाएगा। 5 1 टाइम 5 और 5 1 टाइम 5 2 कैरी होगा 25, तो 5 5 टाइम 25। अब 5 2 टाइम 10 और 5 3 टाइम 15, तो मेरे पास क्या आंसर आया है 2/3। अब ये देखिए पहली साइड उसकी रेशियो आई है 2/3, सेकंड उसकी रेशियो आई है 2/3 और थर्ड ये भी आई है 2/3। तो मैंने आपको थर्ड पॉइंट ये समझाया था, अगर तीनों रेशियोज आपस में इक्वल आ जाए तो फिर यहाँ मैं लिख दूंगा सिंस द रेशियो ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल सो सॉलिड्स आर सिमिलर। ये यहाँ तक इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट देखें इसका क्वेश्चन नंबर 2। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल दी हुई है ए बी सी, ये वाले ट्राइंगल द साइड्स आर गिवन है, सो इसकी साइडें दी हुई हैं। एक साइड है 6 सेंटीमीटर वो लिखी हुई है, बी सी है 9, ये देखिए वो भी लिखी हुई है, और सी ये वो है 12, वो भी लिखी हुई है। इन ट्राइंगल डी ई एफ, इसका मीनिंग ये है कि पेपर में वो सिर्फ ये भी दे सकता है डायग्राम बनाए बगैर, तो अगर डायग्राम बनाए बगैर देगा तो इसलिए ऐसे आपने ट्राइंगल ड्रा कर लेनी है। इन ट्राइंगल डी ई एफ, एक दूसरी ट्राइंगल है, ये देखिए डी ई और एफ, एज डी ई है 10.5 वो ये लिखी हुई है, ई एफ है 15.75 वो ये लिखी हुई है, और एफ डी है 21 वो ये लिखी हुई है। प्रूव डैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कह रहे बताएं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या सिमिलर है या नहीं। तो ये देखें यहाँ पर एंगल है ही नहीं, तो इसलिए ऐसे 3 साइडें दी हुई हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही रेशियो ऑफ साइडेड वाला फार्मूला ही अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले सोल्यूशन में मैं लिखूंगा रेशियो ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले मैं ये वाली साइड लेने लगा हूँ ए बी, तो इसलिए आज से दूसरी ट्राइंगल की ये वाली साइड होगी। मुझे कैसे आइडिया हुआ, आप इस तरह कर लें कि ये एंगल है तो एंगल के सामने वाली साइड, अब ये एंगल है तो इससे सामने वाली साइड ये है। अब बाकी 2 साइडें इसमें देखें, ये 6 है छोटी साइड है और ये 9 बड़ी है, तो इसलिए ऐसे यहाँ पर ये 10.5 ये छोटी है और 15.75 ये बड़ी है, तो छोटी साइड छोटी के इक्वल होगी। तो यहाँ फिर मैं लिख दूंगा मेजरमेंट ए बी डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है डी ई, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा मेजरमेंट डी ई। अब इनकी वैल्यूज़ ए बी की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय 10.5, वो मैं लिख दूंगा 10.5।
अब यहाँ पे सॉल्व करने लगो, ये देखिए डेसिमल का पॉइंट मैं ख़त्म करने लगा हूँ, तो 6 डिवाइडेड बाय 105 यानी कि 105, डेसिमल का पॉइंट ख़त्म किया है, इसके नीचे 1, आगे एक डिजिट है तो वो 0 आ जाएगा। अब ये देखें ये फर्स्ट वाले के साथ मिल जाएगा, तो यहाँ फिर मैं लिख दूँगा 6 × 10 डिवाइडेड बाय 105, वो मैंने वैसे लिख लिया है 105। अब 6 × 10 वो आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 105। चाहे आप छोटे टेबल पे डिवाइड कर लें, चाहे 15 के टेबल पे अगर आप डिवाइड करो, देखिए 15 4 टाइम 60 और 15 7 टाइम 105, मेरे पास आंसर आ जाएगा 4/7। चाहे आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करें, डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। अगर डेसिमल में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेसिमल पे भी कर लें, कोई इशू नहीं है। अब ये देखिए ये मैंने एक साइड की रेशो फाइंड कर ली है, यानी कि मैं अगर आपको समझाऊं तो मैंने ये साइड सॉल्व कर ली है। अब मैं दूसरी साइड लूँगा, वो है BC, तो यह मैं लिखूँगा मेजरमेंट BC डिवाइडेड बाय, ये है मेजरमेंट EF, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा मेजरमेंट EF। अब इनकी वैल्यूज़ BC वो इक्वल है 9 और EF वो है 15.75, मैं लिख लूँगा 9 डिवाइडेड बाय 15.75। डेसिमल का पॉइंट ख़त्म करूँगा, ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 1575। डेसिमल के पॉइंट की जगह 1, आगे 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे। अब ये देखें ये ऊपर वाले के साथ मिल जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 9 × 100 डिवाइडेड बाय 1575, मैं लिख दूंगा 1575। 9 × 100 ये आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 1575। जब इनको मैं डिवाइड करूंगा, आप कैलकुलेटर पे कर ले, अगर टेबल पे करें तो 225 का टेबल है, लेकिन कैलकुलेटर पे करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा 4/7। अब मैं इसकी थर्ड साइड लूँगा, वो ये देखें ये साइड रह गई, यानी कि मैंने इसको इसके इक्वल भी सॉल्व कर लिया है। अब रह गई है AC और यहाँ पर FD, तो यहाँ फिर मैं लिख लूँगा मेजरमेंट AC डिवाइडेड बाय मेजरमेंट FD। अब इनकी वैल्यूज़ AC और FD, ये देखें AC है 12 और FD है 21, तो मैं लिख लूँगा 12 डिवाइडेड बाय 21। तो इनको जब डिवाइड करूँगा तो 3 4 टाइम 12 और 3 7 टाइम 21, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4/7। अब ये देखिए फर्स्ट रेशो का क्या आंसर आया है 4/7, सेकंड रेशो का आंसर वो है 4/7, थर्ड रेशो का आंसर वो भी है 4/7, तीनों इक्वल है। तो या फिर मैं लिख लूँगा सिंस द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल सो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यही मैंने प्रूफ करना था कि ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, वो मैंने प्रूफ कर दिया है। यहाँ तक इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट है इन अ फिगर बेलो का, जो नीचे तस्वीर दी हुई है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। द लेंथ ऑफ AB इज 12, वो दी हुई है, ये देखें AB 12। इससे नेक्स्ट है AC 16 और BC 20, ये देखें 16 और 20 लिखी हुई है पहले ही। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज 30 सेंटीमीटर, और ये जो ट्राइंगल है ना DEF, वो कह रहा है इसका पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊं, पेरीमीटर होती है सिंपल अल्फाज में बाउंड्री, यानी कि अगर मैं D पॉइंट से चलूँ, यहाँ पर मैं चलकर F पे आया हूँ, F से चलकर E पर आया हूँ और E से चलकर मैं D पर वापस आया हूँ, तो इसको कहा जाता है पेरीमीटर। इसके अंदर वाला हिस्सा ही नहीं, सिर्फ बाउंड्री आए उसको कहा जाता है पेरीमीटर। अगर अंदर वाला हिस्सा भी आ जाए फिर वो एरिया हो जाता है। तो यहाँ पर पेरीमीटर का मैंने आपको मतलब समझा दिया है। अब इससे नेक्स्ट वो कह रहा है DE इक्वल है 6, कि D से लेकर E तक वो 6 है। फाइंड द लेंथ ऑफ DF एंड EF, यानी कि EF फाइंड करो और DF, ये दोनों लेंथ वो कह रहा है फाइंड करो, जबकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब क्वेश्चन में है कि ये सिमिलर है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। तो सिमिलर की वजह से यहाँ मैं लिखूंगा फिर सो द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट आप फार्मूला लिख दे, अभी जो रेशियो का फार्मूला, कि जो सी ये साइड है ना इसकी रेशियो में आएगा AB। मुझे कैसे पता चला है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें ये एंगल है और यहाँ पर ये एंगल है। अब इसके सामने वाली साइड 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, और इसके सामने वाली साइड पे ये हो जाएगी हाइपोटेनियस, यानी कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ये मुझे आइडिया हो गया है। तो फिर इस लिहाज से मैं कह दूंगा कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। अब ज़रूरी नहीं कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, वो आपकी चॉइस है। चाहे आप इसको इसके इक्वल रख लें और इसको इसके इक्वल रख लें, कोई इशू नहीं है, गलत नहीं होगा।
अब ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, इस लिहाज से मैं अगर करूँ तो मैंने कहा है कि ई एफ इसकी रेशो आएगी बी सी, तो यहाँ मैं लिख लूँगा मेजरमेंट ई एफ इसकी रेशो में आएगा मेजरमेंट बी सी, वो मैंने वैसे लिख लिया है। अब ये देखें, ये है एफ डी, ये डबल लाइन इस डबल लाइन के इक्वल है, तो यहाँ मैं लिख लूँगा मेजरमेंट डी एफ इसकी रेशो में आ जाएगा ए सी, और मैं लिख लूँगा मेजरमेंट ए सी इक्वल, अब बाकी यही साइड रह गई है ई डी, और यहाँ पर ए बी, वो मैं लिख लूँगा मेजरमेंट ई डी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ए बी। अब इनकी वैल्यूज पुट करूँगा कि ई एफ, ये ई एफ की वैल्यू नहीं है, वो वैसे ही आ जाएगी मेजरमेंट ई एफ डिवाइडेड बाय बी सी, इसकी वैल्यू ये है बी से लेकर सी तक है 16, वो मैं लिख लूँगा यहाँ पर 16 इक्वल डी एफ, इसकी वैल्यू भी मैंने फाइंड करनी है, तो मैं लिख लूँगा मेजरमेंट डी एफ डिवाइडेड बाय ए सी, ये है ए सी जो कि है 20, वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 20 इक्वल ई डी, ये है ई डी जो कि है 6, वो मैं लिख लूँगा 6 डिवाइडेड बाय ए बी, ये है ए बी जो कि है 12, तो यहाँ मैं लिख लूँगा 12। अब ये दोनों साइडें वो मैं यहाँ पर देखें मैंने वैसे लिख ली हैं। अब 6 1 टाइम 6 और 6 2 टाइम 12, तो ये आ जाएगा 1/2। अब ये देखें, इस इक्वेशन में दो इक्वलिटी का साइन आ गया, इसका मतलब ये है कि ये तीनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मेजरमेंट ई एफ डिवाइडेड बाय 16 ये इक्वल है 1/2 के, और मेजरमेंट डी एफ डिवाइडेड बाय 20 ये इक्वल है 1/2 के। यानी कि इस 1/2 को मैंने इसके साथ भी लिख लिया है और इसके साथ भी लिख लिया है। इस तरह मैंने इसलिए किया है कि ये मैंने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। अब ये 16 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 1/2 वैसे ही, और यहाँ पर मेजरमेंट ई एफ वैसे ही। अब 2 1 टाइम 2 और 2 8 टाइम 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पर मेजरमेंट ई एफ को मैं वैसे लिख दूंगा, ये मेजरमेंट ई एफ इक्वल है 8। अब ये देखें क्वेश्चन में हर डाटा के साथ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, क्योंकि लेंथ की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी मैं 7 सेंटीमीटर लिख दूंगा। अब सिंपल 20 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 1/2, और यहाँ पर मेजरमेंट डी एफ वैसे ही। अब ये मेजरमेंट डी एफ मैं अगेन वैसे लिख लूँगा, 2 1 टाइम 2 और 2 10 टाइम 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और इसके 7 सेंटीमीटर के। ई एफ वो इक्वल आया है 8 के, और डी एफ वो इक्वल आया है 10 के। तो ये देखें ई एफ और डी एफ यही मैंने फाइंड करना था, वो फाइंड कर लिया, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट मैंने लिखा है, स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं। ये मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है, ये डायग्राम है, आपको पेपर में ये डायग्राम बनी हुई आएगी। अब ये देखें, ये दो फिगर्स हैं, एक ये वाली फिगर है और एक ये वाली फिगर है। अब ये देखें, यहाँ पर ये 90 डिग्री है और यहाँ पर ये 90 डिग्री। इससे मुझे ये आइडिया हो गया है कि इसके सामने वाली साइड ये है हाइपोटेनियस, और इसके सामने वाली साइड वो होती है हाइपोटेनियस। चैप्टर नंबर 6 में मैंने डिटेल से समझाया था कि हाइपोटेनस क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या होती है और बेस क्या होती है। अब ये देखें, ये है 7.5 यानी कि बड़ी साइड है, और यहाँ पर ये 3 ये बड़ी साइड है। इसका मीनिंग होगा कि ये वाली जो मैंने डबल लाइन ड्रा की है ये इस लाइन की इक्वल होगी, और ये वाली लाइन वो फिर इस लाइन की इक्वल हो गई है, और एच एच ये आपस में इक्वल होगी। तो फिर सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूंगा इफ़ ट्राइंगल ए बी ई, जो कि ये वाला ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल सी डी ई, क्योंकि ये ट्राइंगल है, आर सिमिलर। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो फिर इनकी रेशियोज भी इक्वल होंगी, सो द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर रेशियो भी इक्वल है तो या मैं यहाँ पर रेशियो लिखूँगा कि ये ए बी सी डी के, तो यहाँ मैं लिख लूँगा मेजरमेंट ए बी डिवाइडेड बाय, वो इसकी रेशियो में आएगा मेजरमेंट सी डी इक्वल है ए ई, रेशियो में आएगा सी ई, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा मेजरमेंट ए ई, इसकी रेशियो में आएगा मेजरमेंट सी ई इक्वल, बाकी साइड यही रह गई है बी ई, और यहाँ पर डी ई, वो मैं लिख लूँगा मेजरमेंट बी ई डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ई डी। अब इनकी वैल्यूज पुट करूँगा, ए बी इसकी जगह पे आ जाएगा एक्स, और सी डी इसकी जगह पे आ जाएगा 1.2, तो ये आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय 1.2 इक्वल ए ई, ये है ए ई 7.5, सी ई ये है 3, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 7.5 डिवाइडेड बाय 3
इक्वल, अब ये है बी ई और ई डी, बी ई और ई डी की वैल्यू नहीं दी हुई तो ये हमें वैल्यूज़ रहने दूंगा क्योंकि ये मैंने फाइंड ही नहीं करनी, सिंपल मैंने एक्स फाइंड करना था, वो मेरे स्टेटमेंट में आ गया है तो यहाँ मैं फिर कुछ भी नहीं लिखूंगा, इग्नोर कर दूंगा। अब ये देखिए एक्स वैसे ही 1.2 डिवाइड और इस तरफ आगे मल्टीप्लाई, या देगा 7.5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 1.2, एक्स इक्वल 7.5 जब मल्टीप्लाई होगा 1.2 के साथ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3, वैसे ही 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम 9, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। जितनी भी स्टेटमेंट दी हुई है उसके साथ सेंटीमीटर है तो इसके साथ भी फिर मैं लिख दूंगा सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ की बात हो रही है ना इसलिए सेंटीमीटर आ जाएगा, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका मैंने सेकंड वाला पार्ट लिखा है, स्टेटमेंट वही है कि मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये देखिए ये दो ट्राइंगल है, एक ये वाली ट्राइंगल है ए बी ई और एफ, दूसरी ट्राइंगल है बी सी और डी। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ ट्राइंगल बी ई एफ जो कि ये है बी ई एफ एंड ट्राइंगल बी सी डी ये है बी सी डी आर सिमिलर, सो द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। अब रेशो ये देखें, ये बी ई इसकी रेशो बी एफ, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा मेजरमेंट बी ई इसकी रेशो में आएगा बी एफ डिवाइडेड बाय मेजरमेंट बी एफ इक्वल। अब ये देखें ई सी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मेजरमेंट ई सी इसकी रेशो में आ जाएगा एफ डी मेजरमेंट एफ डी। अब तीसरी वो है सी डी रेशो में ई एफ, लेकिन इनकी वैल्यूज़ दी ही नहीं इसलिए मैं ये यूज़ भी नहीं करूँगा। बी ई इसकी वैल्यू क्या है 6 और बी एफ इसकी वैल्यू है 8, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा 6 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल। अब ये देखें ई सी ये है ई सी जो कि है एक्स और एफ डी वो है 3, तो यहाँ मैं लिख दूंगा एक्स डिवाइडेड बाई 3। अब 2 के टेबल पे ये कट हो रहे हैं, 2 3 टाइम 6 और 2 4 टाइम 8, ये आ जाएगा 3/4, यहाँ पर 3 डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई इक्वल एक्स, वैसे ही 3 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 9/4 इक्वल एक्स। जब कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.25 इक्वल एक्स, वैसे ही। अब बाकी लेंथ वो सेंटीमीटर में दी हुई हैं तो इसके साथ भी मैं सेंटीमीटर लिख दूंगा, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3, तो ये देखिए दो ट्राइंगल सी दी हुई हैं सी डी ई और ई एफ जी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ़ ट्राइंगल सी डी ई ये ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल एफ जी ई के, वो मैंने लिखा है। अगर ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। अब ये देखें डबल एंगल और सिंगल एंगल के दरमियान ये वाली साइड डबल एंगल और सिंगल एंगल के दरमियान वाली साइड की इक्वल है। अगर ये इसकी इक्वल है तो यहाँ पर फिर देखें ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी और ये वाली साइड 3 लाइनों वाली इस 3 लाइनों वाले की इक्वल होगी। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया है। अब इस लिहाज से मैं यहाँ पे लिखूँगा कि सी डी वो मैं लिखूँगा मेजरमेंट सी डी इसकी रेशो में आएगा 3 वाली की इक्वल, वो आ जाएगी एफ जी, इसकी रेशो में मेजरमेंट एफ जी इक्वल है। अब ये देखें डी ई उसकी रेशो में आएगा इसके डिनोमिनेटर में जी ई, वो मैं लिख दूँगा मेजरमेंट डी ई डिवाइडेड बाय मेजरमेंट जी ई। अब सी डी इसकी वैल्यू है एक्स, वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा एक्स डिवाइडेड बाय एफ जी, ये है मेरे पास एफ जी जिसकी वैल्यू क्या है 2.1, वो मैं लिख दूँगा 2.1 इक्वल डी ई ये वैल्यू है डी ई की 2.5 और जी ई की 2.4, ये मैं यहाँ पे लिख दूँगा 2.5 डिवाइडेड बाय 2.4, ये डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगी 2.5 डिवाइडेड बाय 2.4 मल्टीप्लाई 2.1 और यहाँ पर एक्स, वैसे ही जब ये मल्टीप्लाई होंगी 2.5 मल्टीप्लाई 2.1 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5.25 डिवाइडेड बाय 2.4, वैसे ही। अब इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.18। अब ये देखिए सारी लेंथ के साथ सेंटीमीटर तो इसके साथ मैं लिख दूँगा सेंटीमीटर, ये है इसका आंसर। अब बुक के पीछे आंसर है 2.19। अब 2.18 2.19 ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, अगर आप 2.18 भी लिख दें तो गलत नहीं होगा। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5। अ प्लांक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अप स्टेयर्स दैट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप, कि एक तख्ता है जो कि पड़ा हुआ है सीढ़ियों के ऊपर सीधा, जो कि 20 सेंटीमीटर वाइड चौड़ाई है उसकी और 16 सेंटीमीटर डीप इतनी उसकी गहराई है। उस लिहाज से ये देखिए डायग्राम में उसने बताया हुआ है कि ये एक तख्ता है
यानी कि आप समझ लें कि लकड़ी की एक स्टिक है वो पड़ी हुई है किसके ऊपर, एक सीढ़ियों के ऊपर, और सीढ़ियों की हाइट जो सी है वो है 16 सेंटीमीटर और सीढ़ियों की लंबाई वो है 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इस नेक्स्ट वो कह रहा है अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ x सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन अ स्टीयर अंडर द प्लांक। कि इस तख्ते के नीचे एक रेक्टेंगल बॉक्स पड़ा हुआ है जिसकी हाइट है 8, वो ये लिखी हुई है, और जिसकी चौड़ाई वो है x, वो ये लिखी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि सिंपल मैंने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये देखें, ये डायग्राम आपके सामने है। तो अपनी आसानी के लिए ना मैं इनको नाम दे देता हूँ। ये मैं कह दूंगा ए बी सी, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है। फिर ये भी पॉइंट इसको मैं कह दूंगा कि ये है मेरे पास पॉइंट डी, ये है मेरे पास पॉइंट ई, और ये है मेरे पास पॉइंट एफ। ये मैंने नाम दे दी है अपनी आसानी के लिए कि सोल्यूशन आसान हो जाएगा। तब इस लिहाज से जो मेरे पास डाटा गिवन है वो मैं लिखूंगा कि मेजरमेंट ए बी, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है लेंथ 20, वो मैं लिख दूंगा 20 सेंटीमीटर। फिर बी सी वो है 16, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मेजरमेंट बी सी इक्वल 16 सेंटीमीटर। फिर इससे नेक्स्ट डी एफ वो है 8, वो मैं लिख लूँगा मेजरमेंट डी एफ इक्वल 8 सेंटीमीटर। फिर ये है ई एफ जो कि एक्स सेंटीमीटर, वो मैं लिख लूँगा मेजरमेंट ई एफ जो कि है एक्स। ये मैंने फाइंड करना है। अब ये देखें, एक ये ट्राइंगल आ गई है, एक ये दूसरी ट्राइंगल, और एक ये ट्राइंगल जो कि पहले ही गिवन है। तीन ट्राइंगल। मैं इन तीनों में से कोई भी दो ट्राइंगल लूँगा और मैं कहूँगा कि ये आपस में सिमिलर है, तो फिर सिमिलर का फार्मूला अप्लाई कर मैं एक्स की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड की है। अब इसको अगर मैं रेज करूँ तो एक ये देखें, एक ये ट्राइंगल बन गई है। मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि एक मैंने ये ट्राइंगल ली है ई एफ और सी, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है ई, यहाँ पर एफ और यहाँ पर सी। और एक मैंने ये ट्राइंगल बड़ी ट्राइंगल ले ली है ए बी सी, वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा ए बी सी। मैं ये भी ट्राइंगल ले सकता हूँ ए डी एफ वाली, लेकिन ये वाला ट्राइंगल मैंने इसलिए नहीं ली कि इसके लिए मेरे पास ये वाली साइड इसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन जो मैंने ए बी सी ट्राइंगल ली है ना, इसकी देखें ये वाली ट्राई साइड जो सी है वो है 20, वो मैं लिख लिया है 20। ये साइड बी सी वो कितनी है 16, वो मैंने लिख लिया 16। और जो ये वाली ट्राइंगल इसकी एक साइड है एक्स, अब दूसरी साइड वो मैं बड़ी आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। वो कैसे, अब इसको अगर मैं रेज करूं और ये टोटल हाइट कितनी है वो गिवन है 16। अब ये देखें, ये एक रेक्टेंगल है, क्वेश्चन भी उसने कहा हुआ है रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होती है और ये साइड इस साइड की इक्वल होती है। अगर ये दोनों साइडें आपस में इक्वल है, ये है 8, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितनी होगी 8। तो इसको जब मैं टोटल से नेगेटिव कर दूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ फिर मैं लिख दूंगा मेजरमेंट ई सी वो किसके इक्वल है टोटल, जो कि है 16 सेंटीमीटर, माइनस ये है 8, वो मैं लिख दूंगा 8 सेंटीमीटर। तो ई सी मेरे पास कितनी आ गई है 8 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर लिखूंगा मेजरमेंट ई सी और यहाँ पर भी लिख दूंगा 8। अगर अभी भी समझ नहीं आई कि ये कैसे आई है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये आप हैं और ये आपके भाई है, एग्जाम्पल है, समझिएगा। अब आपकी हाइट है अगर 5 फीट और आपके भाई की हाइट है 7 फीट, तो फिर कितना डिफरेंस है आपकी और आपके भाई की हाइट में। आप कहेंगे 2 फीट। वो कैसे आपने फाइंड की है, सिंपल, आप भाई की हाइट में से आपने अपनी हाइट नेगेटिव की है तो बाकी जितनी हाइट रह गई है वो आ जाएगी। इसी तरह टोटल हाइट है 16, इसमें से जब मैं ये नेगेटिव करूँगा तो बाकी जितनी हाइट रह गई है वो मेरे पास आ जाएगी। तो इस तरह मैंने ये फाइंड कर ली है। अब यहाँ मैं लिखूंगा इफ़ ट्राइंगल एफ ई सी, जो कि ये ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल ए बी सी ये ट्राइंगल है, आर सिमिलर, तो फिर इस लिहाज से इनकी साइडों की रेशो वाला फार्मूला, तो फिर एफ ई डिवाइडेड बाई ए बी, वो मैं लिखूंगा मेजरमेंट एफ ई डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ए बी। इनके फ्रैक्शन इसकी रेशो वो इक्वल होगी ई सी मेजरमेंट ई सी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट बी सी, वो मैं लिखूंगा मेजरमेंट बी सी। अब एफ ई इसकी वैल्यू है एक्स और ए बी इसकी वैल्यू है 20, वो मैं लिखूंगा एक्स ओवर 20 इक्वल ई सी ये है 8 और बी सी वो है 16, वो आ जाएगी इनकी वैल्यूज़ 8 ओवर 16। अब x डिवाइडेड बाय 20 इक्वल, ये कैंसिल हो रहे हैं, 8 1 टाइम 8 और 8 2 टाइम 16, वो आ जाएगा 1 ओवर 2।
अब ये देखिए 20 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो x इक्वल टू 10 टाइम 20, x की वैल्यू आ जाएगी 10 और बाकी वैल्यूज़ सेंटीमीटर में दी हुई है क्वेश्चन में, इसके साथ मैं लिख दूंगा सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए मैंने क्या फाइंड करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, वो मैंने फाइंड कर ली। क्वेश्चन चाहे छोटा सा ही है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बड़े ज़्यादा थे, तो कॉन्सेप्ट समझाते समझाते ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया है। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ जाए तो वीडियो चाहे लेंथी हो जाए कोई इशू नहीं है, समझ आनी चाहिए। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट है अ मैन हो इज़ 1.8 मीटर टाल, कि एक आदमी है जो कि 1.8 मीटर लंबा है। कास्ट आ शेडो, उसका जो सा साया है वो है 0.76 मीटर इन लेंथ। यानी कि मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए मैं कह देता हूँ कि ये एक आदमी है जिसकी हाइट है 1.8 और इसका साया वो कितना है 0.76 मीटर। इफ़ एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल कॉस्ट अ 3 मीटर शेडो, कह रहा है उसी वक्त सेम टाइम में टेलीफोन का एक खंबा है, एक टावर है जिसका साया है 3 मीटर। अब ये भी अगर मैं ड्रा करूँ यहाँ पर तो मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि ये टेलीफोन का पोल है और इसका साया वो है 3 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, कह रहा है इस पोल की हाइट फाइंड करें। तो अपनी आसानी के लिए अगर इनको मैं आपस में लाऊं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये दो ट्राइंगल्स बन गई हैं और इनको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी, इसको मैं नाम दे दूंगा डी ई एफ। अब ये देखें ये लिखा हुआ है ना एट द सेम टाइम, इसका मीनिंग ये है कि ये सिमिलर है। सेम टाइम यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो फिर इस लिहाज से यहाँ मैं लिखूँगा ट्राइंगल ए बी सी, जो कि ये ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर सिमिलर। अगर ये आपस में सिमिलर हैं तो रेशो वाला फार्मूला यहाँ फिर मैं लिखूँगा। सो मेजरमेंट ए बी डिवाइडेड बाय के ये और ये डिवाइडेड बाय मेजरमेंट डी ई इक्वल होगी मेजरमेंट बी सी, मेजरमेंट बी सी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ई एफ डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ई एफ। रेशो वाला फार्मूला काफ़ी दफ़ा अप्लाई हुआ है, उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब ए बी की वैल्यू है 0.76, वो मैंने लिखी है। डी ई इसकी वैल्यू है 3 इक्वल मेजरमेंट बी सी जो कि ये है 1.8 डिवाइडेड बाय ई एफ, वो मैंने फाइंड करनी है। तो मेजरमेंट ई एफ वो मैं वैसे ही लिख लूँगा। अब 0.76 डिवाइडेड बाई 3 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.25 इक्वल ये वैल्यूज़ वैसे ही 1.8 वो मैंने लिख दी है 1.8 डिवाइडेड बाई मेजरमेंट ई एफ, वो मैंने वैसे लिख दी है ई एफ। अब ये डिवाइड हो रही है, मैंने ये फाइंड करनी है। इस वैल्यू को मैं इस तरफ ले जाऊँगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी मेजरमेंट ई एफ मल्टीप्लाई 0.25 इक्वल 1.8। अब ये मेजरमेंट ई एफ वैसे ही ये मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ आके डिवाइड 1.8 डिवाइडेड बाय 0.25। जब आप इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.10। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है सारी लेंथ मीटर में दी हुई है तो इसके साथ मैं लिख दूंगा मीटर। अब ये मेरे पास आ गई है 7.10 मीटर। तो फिर यहाँ मैंने हाइट कहा था ना, इसको सिंपल मैं यहाँ पे लिख दूंगा द हाइट ऑफ पोल इज़ 7.10 मीटर, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी इन द गिवन फिगर, कि ये जो फिगर दी हुई है इसमें एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये देखिए ये भी 3 ट्राइंगल बन रही है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। एक ये वाली ट्राइंगल है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, एक ट्राइंगल, दूसरी ये ट्राइंगल है जिसको अब मैंने हाईलाइट किया है, 2 ट्राइंगल, और तीसरी ये खुद ट्राइंगल जिसको अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बजाते खुद, ये एक ट्राइंगल है। 3 ट्राइंगल्स हैं, तो अपनी आसानी के लिए मैं कोई भी ट्राइंगल ले सकता हूँ, लेकिन मैं ये वाली ट्राइंगल कौन सी है ना जिसको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ इसको मैं नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखें एक्स की वैल्यू भी नहीं है, वाई की वैल्यू भी नहीं है और जी की वैल्यू भी नहीं है। एक मैं ये ट्राइंगल लेने लगा हूँ, मैं आपकी आसानी के लिए सबसे पहले इसको नाम रख लेता हूँ कि ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट डी। अब एक तो ये ट्राइंगल है ना ए सी डी, इसको यहाँ पे आपके आसानी के लिए मैं सेपरेट ड्रा करके अगर दिखाऊं तो ये देखें ए सी डी और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। ये कितना है 6 सेंटीमीटर, वो मैंने वैसे लिख दिया 6। ये कितना है 10, वो मैंने लिख दिया है 10। और ये कितना है, अब इसको मैं रेज करूँ तो ये है वाई, वो मैंने लिख दिया है वाई। अब दूसरी ट्राइंगल ये वाली जो कि
बड़ी वाली ट्राइंगल थी वो मैं ड्रा करूँगा, ये है ए, वो मैं पॉइंट लिख दूँगा ए बी, और ये पॉइंट था डी वैसे ही। अब ए से लेकर बी तक है जी, वो मैंने लिख दिया है। ए से लेकर डी तक है 10, वो मैंने लिख दिया है 10। अब ये डी से लेकर बी तक वो है 6 प्लस एक्स, तो वो फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा 6 प्लस एक्स। वो मैंने कैसे किया है ये देखिए, मिसाल देता हूँ कि ये है टोटल हाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक है 1, तो टोटल हाइट कितनी होगी 3। कैसे आपने बताया है कि इन दोनों को ऐड कर कर, यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कि ये है 6, ये है एक्स, तो टोटल आ गई है 6 प्लस एक्स। अब ये दोनों ट्राइंगल मैंने ड्रा कर ली हैं। यहाँ पर भी एंगल देखें 90 का है और यहाँ पर भी एंगल 90 का है। अब दो ट्राइंगल तो मैंने ले ली हैं, लेकिन जो मैंने फाइंड करने हैं वो तो 3 है, एक्स, वाई और जी। अब राइट ट्राइंगल है, तो अपनी आसानी के लिए यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा राइट ट्राइंगल का, और उस लिहाज से पैथागोरस थ्योरम है वो मैं अप्लाई करूँगा। यहाँ मैं लिखूँगा यूज़ पैथागोरस थ्योरम, ये लिख लिया है, जो कि इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर इक्वल हाइपोटेनस का स्केयर। अब किस ट्राइंगल पे मैं पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ, उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा ट्राइंगल ए सी और डी। ट्राइंगल ए सी डी इज़ राइट ट्राइंगल, सो यूज़ पैथागोरस थ्योरम। अब ये देखें 90 डिग्री के सामने वाली साइड की होती है हाइपोटेनस, जो कि 10 है, तो यहाँ फिर मैं लिख दूंगा हाइपोटेनस की जगह 10 का स्केयर। बाकी दो साइडें परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर किसी को भी मैं कहता हूँ, ये है परपेंडिकुलर 6 का स्केयर, और बेस फिर आ जाएगी वाई, तो वाई का स्केयर 6 का स्केयर ये आ जाएगा 36 प्लस वाई स्केयर वैसे ही, और 10 का स्केयर ये आ जाएगा 100, प्लस से इस तरफ आएगा नेगेटिव का, तो वाई स्केयर इक्वल 100 माइनस 36। जब मैं ये नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 64, और ये वाई स्केयर वैसे ही। अब स्केयर ख़त्म करने के लिए मैं स्केयर रूट लूँगा, तो यहाँ पर भी मैंने स्केयर रूट ले लिया है और यहाँ पर भी स्केयर रूट। अब 64 ये 8 का स्केयर है, तो यहाँ 64 की जगह मैंने 8 का स्केयर लिख दिया है। स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 8। ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी रह जाएगा वाई, कि वाई इक्वल आया है 8, तो यहाँ मैं लिखूँगा वाई की जगह पर फिर सिंपल लिख दूंगा फिर 8 ही। अब बाकी वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो इसके साथ में लिख दूंगा सेंटीमीटर, कि एक वैल्यू तो मैंने फाइंड कर ली है। अब इससे आगे दो मेथड है सॉल्व करने के। एक तो मेथड ये है कि जैसे कि मैंने पहले 6 क्वेश्चन किए हैं ना, सिमिलर वाला फार्मूला यूज़ करके मैं फाइंड कर सकता हूँ। और दूसरा मेथड ये है, जिस तरह मैंने ये पैथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, इस ट्राइंगल पर भी पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा और एक्स और जी की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। मैं दोनों मेथड से आपको करवाता हूँ, जो आपको आसान लगे आप वो नोट कर लीजिएगा। पहले मैं सिमिलर वाला मेथड करवाने लगा हूँ। इफ़ ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी आर सिमिलर, यानी कि ये है ट्राइंगल ए सी डी और दूसरी ट्राइंगल ए बी डी, अगर ये आपस में सिमिलर है तो ये देखिए 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस होगी, यानी कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी। अब बाकी दो वो मैं अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कर सकता हूँ, तो फिर इस लिहाज से मैं कह दूंगा ये साइड इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसको मैं 3 कह दूंगा, इन 3 ये वाली साइड की इक्वल है। सबसे पहले ए डी इक्वल है बी डी के, तो यहाँ फिर मैं लिखूँगा सो रेशो, किसकी रेशो, मेजरमेंट ए डी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट डी, और यहाँ पर बी, ये रेशो इक्वल होगी मेजरमेंट सी डी और यहाँ पर ए डी, मेजरमेंट सी डी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ए डी इक्वल है, बाकी जो रह गई है जो कि है ए सी और यहाँ पर ए बी, मेजरमेंट ए सी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ए बी। अब इनकी जगह मैं वैल्यूज पुट करूँगा ए डी, ये है ए डी जो कि है 10, इसके जगह पे आ जाएगा 10, डिवाइडेड बाय डी बी, ये है मेरे पास डी बी जो कि है 6 प्लस एक्स, वो मैं लिख दूंगा 6 प्लस एक्स, इक्वल सी डी, ये है मेरे पास सी डी जो कि है 6, ये मैंने लिख दिया 6 डिवाइडेड बाय ए डी, ये देखें ए डी जो कि है 10, इसकी जगह पे आ जाएगा 10, इक्वल ए सी, ये है मेरे पास ए सी जो कि है 8, वो मैंने लिख दिया है 8 डिवाइडेड बाय ए बी, जिसकी वैल्यू है जी, ये है ना ए बी जी, तो यहाँ पर मैंने जी पुट कर दिया है। अब जिस तरह आगे किया था ना कि ये दो इक्वालिटी आ गई हैं, तो इस लिहाज से इनको मैं सिंपल सिंगल में कन्वर्ट कर लूँगा कि 10/6 प्लस एक्स, 10/6 प्लस एक्स इक्वल है 6/10, वो मैं लिखूँगा 6/10। अब ये 6/10 इक्वल है 8/जी, वो मैं लिखूँगा 6/10 इक्वल है 8/जी। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 10 × 10, वो मैं लिखूँगा 10 × 10 इक्वल 6,
और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6 प्लस एक्स के साथ। 10 मल्टीप्लाई 10 ये मेरे पास आ जाएगा 100 इक्वल 6 मल्टीप्लाई 6 ये आ जाएगा 36 प्लस 6x। ये प्लस है इस तरफ आके नेगेटिव का, तो 100 माइनस 36 इक्वल 6x। 100 माइनस 36 ये मेरे पास आ जाएगा 64 इक्वल 6x। 6 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, 64 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल x। अब ये 2 पे कैंसिल करूँगा, 2 3 टाइम 6 और यहाँ पर देखिए 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4, तो ये आ जाएगा x इक्वल 32 डिवाइडेड बाय 3। ये आंसर अगर आपने बुक वाला लाना है तो ये देखें, ऊपर वाले टर्म को मैंने अंदर लिखा है और नीचे वाले टर्म को मैंने बाहर लिखा है। अब 3 का टेबल मैं कहाँ तक रीड करूँ कि 32 आ जाए या इससे लेस आए, तो 3 10 टाइम वो आ जाएगा 30। जब मैं नेगेटिव करूँगा बाकी रह जाएगा 2। अब ये जो बाकी बचता है ये होता है रिमाइंडर। जो मेरे पास आंसर आता है वो होता है क्वोशंट, और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो होता है डिवाइज़र। और इसको लिखने का मेथड होता है क्वोशंट इनटू रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। तो इस लिहाज से मैं लिखूंगा x इक्वल क्वोशंट क्या है 10, वो मैं लिख दूंगा 10। रिमाइंडर वो क्या है मेरे पास 2, वो मैं लिखूंगा 2 डिवाइडेड बाय डिवाइज़र वो है 3, तो वो मैंने लिख दिया है 3। अब सेंटीमीटर है ना, क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये देखिए, उसके साथ क्या है सेंटीमीटर, तो फिर इसके साथ भी मैं लिख दूंगा सेंटीमीटर, ये लिख दिया है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये आपको मैंने समझाने के लिए किया था। अब इसको मैं रेज कर देता हूँ, आप इसको नोट कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात है, आपको याद रहेगा। अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो 10 मल्टीप्लाई 8 वो मैं लिखूंगा 10 मल्टीप्लाई 8 इक्वल 6 मल्टीप्लाई जी। 10 मल्टीप्लाई 8 ये आ जाएगा 80। 6 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, तो जी वैसे ही जब कैंसिल होगा तो 2 3 टाइम 6 और यहाँ पर देखे 2 4 टाइम 8 और ये 0 वैसे ही आ जाएगा, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल जी। अगर बुक के पीछे वाला आंसर लाना है तो 40 ऊपर वाले को मैंने अंदर लिखा है और नीचे वाले को बाहर। अब 3 13 टाइम ये आ जाएगा 39। अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 42 आ जाएगा, जो कि इससे ग्रेटर है, इसलिए मैंने 13 से किया है। जब नेगेटिव करूँगा 1। अब ये है मेरे पास रिमाइंडर, ये है मेरे पास क्वोशंट और ये है डिवाइज़र। लिखने का मेथड क्या होता है, क्वोशंट इनटू रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। तो ये क्वोशंट मेरे पास क्या है 13, वो मैंने लिख दिया है 13। रिमाइंडर वो है 1, वो मैंने लिखा है 1 डिवाइडेड बाय डिवाइज़र वो क्या है 3 वैसे ही। और जी था, इसको मैंने इस साइड पे लिख दी है और इसके साथ भी सेंटीमीटर। तो ये देखें, ये जी की वैल्यू आ गई है, ये मेरे पास एक्स की वैल्यू और ये मेरे पास वाई की वैल्यू। सिंपल ये इसका आंसर है। अगर आपने इस मेथड से नहीं करना, दूसरे मेथड से मैं आपको करवा देता हूँ। दूसरे मेथड में भी देखें, यहाँ तक तो आपने सेम करना है। इसके बाद मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगा जो कि ट्राइंगल ए बी डी, और यहाँ मैं लिखूँगा कि ट्राइंगल ए बी डी इज़ राइट ट्राइंगल। तो यहाँ पर भी मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा, जो कि है परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर इक्वल हाइपोटेनस का स्केयर। अब ये देखें 90 डिग्री के सामने वाले साइड वो है हाइपोटेनियस, वो है 6 प्लस एक्स। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 6 प्लस एक्स का स्केयर परपेंडिकुलर और बेस, बाकी दो साइडें, एक परपेंडिकुलर है दूसरी बेस, 10 है और जी। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 10 का स्केयर प्लस जी का स्केयर। 10 का स्केयर ये आ जाएगा मेरे पास 100 प्लस जी का स्केयर, और यहाँ पर ए प्लस बी के स्केयर का फार्मूला कि यहाँ पर पहले आ जाएगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2, ये है 6 और ये है एक्स, वो मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर 100 प्लस जी स्केयर इक्वल 6 का स्केयर वो मेरे पास आ जाएगा 36 प्लस एक्स स्केयर 2 6 टाइम वो मेरे पास आ जाएगा 12। मैं यहाँ पर लिख दूंगा 12x। सारी वैल्यूज़ मैं एक तरफ ले आऊँगा, ये मेरे पास आ जाएगा 100 प्लस जी स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर था ना, इस तरफ आ गया माइनस एक्स स्केयर प्लस 36 से इस तरफ आएगा तो माइनस 36 प्लस 12 है, इस तरफ आएगा तो माइनस 12x इक्वल 0। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसमें जी भी आ गया है और एक्स भी आ गया है। अब इससे नेक्स्ट ये देखें, जो तीसरी ट्राइंगल थी ना जिसको मैंने कहा था यूज़ नहीं करनी, लेकिन अगर दूसरा मेथड करना है आपने तो ये भी यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि है ट्राइंगल ए बी और सी। अब यहाँ पर आपको समझाने के लिए इसको भी मैं सेपरेट ड्रा करता हूँ कि ये है ए, ये है मेरे पास बी और ये है सी। अब ये देखिए ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, यानी कि अब ये है एंगल 90 डिग्री। अब ए से लेकर बी तक वो है मेरे पास जी, वो मैंने लिख दिया है। सी से लेकर बी तक ये है मेरे पास एक्स, वो मैंने लिख दिया है। और ए से लेकर सी तक वो है वाई, और वाई की वैल्यू मैंने फाइंड की हुई है 8, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8। अब ये भी एक राइट ट्राइंगल है, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का आ गया, तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल ए बी सी इज़ राइट एंगल।
ये मैंने लिख दी है। ट्राइंगल ए बी सी इज राइट ट्राइंगल, तो परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर इक्वल है हाइपोटेनस का स्केयर। अब परपेंडिकुलर देखे क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये है हाइपोटेनियस, तो सबसे पहले मैं हाइपोटेनस ही लिख लेता हूँ कि हाइपोटेनस की जगह पे आ जाएगा जी का स्केयर। बाकी दो साइड है परपेंडिकुलर बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस के एक्स है और 8, तो परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा एक्स का स्केयर और बेस की जगह पर ये आ जाएगा 8 का स्केयर। वो आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 8 का स्केयर 64 इक्वल जी का स्केयर। ये मेरे पास जी स्केयर की वैल्यू आ गई, इसको मैं कह दूंगा कि ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। इस जी स्केयर की वैल्यू को मैं पुट करने लगा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ लिख दूंगा पुट इन इक्वेशन 1। ये देखे 100 प्लस जी स्केयर की जगह उसकी जगह मैं लिख दूंगा एक्स स्केयर प्लस 64 के इसकी जगह पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है, सिंपल एक्स स्केयर प्लस 64। बाकी वैसे ही माइनस एक्स स्केयर माइनस 36 और माइनस 12x इक्वल 0। ये प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर कैंसिल, 100 प्लस 64 माइनस 36, मेरे पास आंसर आ जाएगा 128। ये माइनस 12x वैसे ही इक्वल 0। ये माइनस 12x इस तरफ आएगा प्लस 12x के 128 इक्वल 12x, 12 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, ये आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल x। अब ये 4 पे डिवाइड होगा, 4 3 टाइम 12, 4 3 टाइम 12 और 4 2 टाइम 8, तो ये मेरे पास आ जाएगा 32/3 इक्वल x। जिस तरह पहले मैंने डिवाइड किया था ना 32 अंदर और 3 बाहर, तो 3 10 टाइम ये आ जाएगा 30, बाकी रह जाएगा 2, तो इस लिहाज से मैं यहाँ पर लिख दूंगा x इक्वल क्वेश्चन जो कि है 10, रिमाइंडर जो कि है 2 डिवाइडेड बाय डिवाइजर जो कि 3 और सेंटीमीटर वैसे ही। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। अब फ्रैक्शन वाली जो x की वैल्यू है ना, इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ लिखूंगा पुट x इक्वल 32 डिवाइडेड बाई 3 इन इक्वेशन 2। वो कैसे कि ये है ना इक्वेशन नंबर 2, इसमें अब x की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास g की वैल्यू आ गई। x की जगह पर ये मेरे पास आ जाएगा 32/3 इसका स्केयर प्लस 64 वैसे ही आ जाएगा प्लस 64 इक्वल जी स्केयर, वो आ जाएगा जी स्केयर। अब 32 का स्केयर वो आ जाएगा 1024 डिवाइडेड बाई 3 का स्केयर 9 प्लस 64 इक्वल जी स्केयर वैसे ही। अब यहाँ के डिनोमिनेटर पे है 1 और इसके डिनोमिनेटर पे है 9, तो मैं 9 के लिए यहाँ से एलसीएम लेने लगा हूँ, तो ये 1024 ये वैसे ही आ जाएगा 1024 प्लस इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 576 इक्वल जी स्केयर। वैसे ही जब ये ऐड होंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल जी स्केयर। स्केयर ख़त्म करने के लिए मैं स्केयर रूट लूँगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा जी का स्केयर और यहाँ पर यह आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 9। अब जब इसको मैं स्केयर की फॉर्म में लिखूँगा तो देखें 3 का स्केयर ये आता है 9 और 1640 का स्केयर लूँ वो आता है 1600, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर जी वो भी स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब जिस तरह आगे किया था ना कि 40 को अंदर और 3 को बाहर, तो 3 13 टाइम ये आ जाएगा 39, बाकी रह जाएगा 1, तो मेरे पास यहाँ पे लिख दूंगा जी की वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन जो कि है 13 इंटू रिमाइंडर जो कि है 1 और डिवाइज़र 3, इसके साथ है सेंटीमीटर, ये है इसका आंसर। अब आपकी चॉइस है, आप ये मेथड कर लें या पहले सिमिलर वाला मेथड यूज़ कर लें, मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा एन आइसोसेलेस ट्रेपोज़ाइड ABCD। अब ट्रेपोज़ाइड क्या होती है, ये एक ऐसी शेप है 4 साइडों वाली और इसकी चारों साइडें आपस में इक्वल नहीं होती, लेकिन आइसोसेलेस इसका मतलब ये होता है, ये एक मैंने शेप ड्रा की है कि नॉन पैरेलल साइड जो सी है वो आपस में पैरेलल होती हैं। अब ये देखें ये साइड इस साइड के पैरेलल हैं, तो फिर ये इनकी लेंथ आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल नहीं है। अगर इस तरह होती ना तो फिर इन दोनों ने पैरेलल होना था, तो एक इस तरह है और एक इस तरह है, ये नॉन पैरेलल हैं। अगर नॉन पैरेलल साइड्स आपस में बराबर हो और पैरेलल साइड आपस में बराबर ना हो, इसको कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रेपोज़ाइड। अब वो है ABCD, तो इनको मैं नाम दे दूंगा। अब A इसको मैं कह दूंगा, B इसको C और इसको D। अब वो कह रहे वेयर AB पैरेलल है CD के, तो ये देखें ये AB ये पैरेलल है CD के, मैंने पहले भी आपको बता दिया है, एंड AB ग्रेटर है CD के, यानी कि AB इसकी लेंथ CD की लेंथ से बड़ी हो। तो ये देखें ये साइड इस साइड से मैंने बड़ी ही बनाई है पहले ही। ड्रा
डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। डायगोनल्स होते हैं कोनों को मिलाना, वो कह रहा है ए को सी से मिलाएं और बी को डी से मिलाएं, ये मैंने मिला दिए हैं। इंटरसेक्टिंग एट ई, इंटरसेक्ट ये किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है ई का। अब वो कह रहा है प्रूव डैट ट्राइंगल ए बी ई। अब ये देखे ये एक ट्राइंगल बन गई है ए बी और ई, एक ये ट्राइंगल है ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई, एक ये ट्राइंगल बन गई है सी डी ई। बाकी ये भी ट्राइंगल बनी है, ये भी ट्राइंगल बनी है, लेकिन उसने कहा है कि बताओ ये दोनों ट्राइंगल, एक ये वाली और एक ये वाली, क्या ये सिमिलर हैं। और इससे नेक्स्ट ये डाटा दिया हुआ है इसने, वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मेजरमेंट ए बी वो इक्वल है 8 सेंटीमीटर, फिर मेजरमेंट सी डी वो इक्वल है 4 सेंटीमीटर, फिर ए ई वो मैं लिख लूँगा मेजरमेंट ए ई ये इक्वल है 3 सेंटीमीटर। और फाइंड द लेंथ ऑफ सी ई वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेजरमेंट सी ई ये मैंने फाइंड करनी है, और ये फाइंड करना है क्या ये ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, ये मैंने लिख दिया है, ये मैंने प्रूफ करना है। तो पहले मैं इसको प्रूफ करूँगा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट प्रूफ ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल सी डी ई। इसको प्रूफ करने के लिए जब मैंने इन ट्राइंगल्स को देखा है तो ए बी ये साइड दी हुई है 8, सी डी 4 कि ये साइड दी हुई है 4, और ए से लेकर ई तक ये डिस्टेंस दिया हुआ है 3। अगर मैंने रेशियो वाला मेथड यूज़ करना हो ना तो 1 2 3 तीन साइडें फाइंड करनी पड़ेंगी मुझे, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 8 किया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 किया है ना, 3 साइडें फाइंड की हैं। काफ़ी ज़्यादा मेथड लेंथी है, वो मेथड यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा। मैं अपनी आसानी के लिए अब क्या करूँगा, दो एंगल वो इक्वल प्रूफ करूँगा। तो मैं कह दूँगा कि ये ट्राइंगल्स दोनों आपस में इक्वल हैं। मैंने स्टार्ट में आपको 3 पॉइंट सिखाए थे ना, उस लिहाज से या मैं सेकंड वाला पॉइंट यूज़ करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये लिख लूँगा ना कि ए बी ये पैरेलल है सी डी के, तो यहाँ मैं लिख दूँगा गिवन ए बी पैरेलल है सी डी के, ये चीज़ मुझे गिवन है वो मैंने वैसे लिख ली है। एक चीज़ तो मैंने फाइंड कर ली, अब मैंने क्या फाइंड करना है, कोई दो एंगल आपस में इक्वल प्रूफ करने हैं। तो इसके लिए ऐसे जब मैंने ट्राइंगल को देखा है तो लॉजिक वाले चैप्टर में ये मैंने सीखा था कि अल्टरनेटिंग एंगल वो आपस में इक्वल होते हैं। तो उस लिहाज से ये वाला एंगल इसका अल्टरनेट ये एंगल है, ये फिर आपस में इक्वल होंगे। अगर इसको मैं रेज करूँ ना तो फिर मैं लिखूँगा एंगल बी ए ई इक्वल है एंगल डी सी ई के। तो यहाँ मैं लिखूँगा मेजरमेंट एंगल बी ए ई ये इक्वल है मेजरमेंट एंगल डी सी ई के, और यहाँ मैं रेफरेंस दूंगा कि अल्टरनेट एंगल, इस वजह से मैंने ये लाइन लिखी है। अब इस लिहाज से अब मैं ये एंगल देखूंगा कि जो ये वाला एंगल है वो इसके अल्टरनेट के इक्वल है, कि एंगल ए बी ई ये इक्वल है एंगल सी डी ई के। तो यहाँ मैं लिखूंगा मेजरमेंट एंगल ए बी ई ये इक्वल है मेजरमेंट कौन सा एंगल सी डी ई के। मैं यहाँ पे लिख लूँगा एंगल सी डी ई, और यहाँ पर भी यही रेफरेंस दिया है मैंने। अब ये देखें दो एंगल आपस में इक्वल आ गए हैं। अगर दो एंगल या दो साइडें आपस में इक्वल आ जाएं तो फिर वो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होती है। तो यह मैं फिर लिख दूंगा टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो फिर ट्राइंगल सी डी ई ये सिमिलर है ट्राइंगल ए बी ई के, यही मैंने प्रूव करना था। यहाँ मैं लिख दूंगा सो ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल सी डी ई, ये यहाँ तक मैंने प्रूफ कर दिया है। अब मैंने क्या फाइंड करना है, ये सी ई, यानी कि यहाँ पर अगर मैं ड्रा करूँ तो मैंने ये लेंथ जिसको अब मैं शो कर रहा हूँ इसको मैंने फाइंड करना है। तो फिर इसको मैं सिमिलर वाले मेथड से फाइंड कर लूँगा। यहाँ मैं लिखूँगा ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है ट्राइंगल सी डी ई के, कि अगर ये वाले ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है तो फिर इसकी ये वाले साइड की रेशो इक्वल है इस साइड की रेशो इक्वल है इसकी तीसरी साइड की रेशो, यानी कि तीन ये दो ट्राइंगल है ना तो ये आपस में इक्वल है। तो मैं लिख दूंगा मेजरमेंट ए बी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट डी सी, ये मैंने लिख दिया है इक्वल है। अब दूसरी ये सी ई डिवाइडेड बाय ए ई, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा मेजरमेंट सी ई डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ए ई इक्वल क्या है डी ई डिवाइडेड बाय ई बी। अब ये देखें इन दोनों की वैल्यूज़ नहीं दी हुई तो मैं लिखता ही नहीं, मेरे लिए मुश्किल होगी, वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी। तो मैं लिखता ही नहीं क्योंकि मैंने चीज़ ही एक फाइंड करनी है ना, ये देखें मैंने फाइंड ही ये करनी है एक चीज़, तो फिर मैं इस लिहाज से कर लेता हूँ
यहाँ मैं वैल्यूज लिखूँगा ए बी और डी सी। ये देखिए ए बी की वैल्यू है 8 और डी सी की वैल्यू है 4। तो यहाँ फिर मैं लिख दूंगा 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल सी ई। ये है सी ई, वो मैंने फाइंड करनी है, और ई ए वो है 3। ये है सी ई, वो मैंने फाइंड करनी है, वो वैसे लिख लूँगा मेजरमेंट सी ई डिवाइडेड बाय ए ई। ये देखे ए ई जो कि है 3, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 3। अब 4 1 टाइम 4 और 4 2 टाइम 8, ये आ जाएगा 2 इक्वल मेजरमेंट सी ई डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड और इस तरफ आगे मल्टीप्लाई, तो 2 3 टाइम ये आ जाएगा 6 इक्वल मेजरमेंट सी ई। वैसे ही यही मैंने फाइंड करना था, ये देख ले सी ई वो मैंने फाइंड कर लिया, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 9। अ रेगुलर डोडेकागोन हैज़ इट्स साइड लेंथ डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1/2। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि डोडेकागोन क्या होता है। ये एक ऐसी फिगर है जिसकी 12 साइडें होती हैं, यानी कि ये रेक्टेंगल है, इसकी 3 साइडें हैं, ये स्क्वायर है, इसकी 4 साइडें हैं। इस तरह एक ऐसी शेप जिसकी 12 साइडें है उसको कहा जाता है डोडेकागोन। ये एमसीक्यूज भी आ जाता है, हाउ मैनी साइड्स ऑफ डोडेकागोन, तो आपने बताना है 12 साइडेड। अब ये रेगुलर, इसका मीनिंग ये है कि ये 12 साइडें हैं वो सारी आपस में, उनकी लेंथ आपस में इक्वल है। इसका मतलब रेगुलर का मतलब है कि उसकी साइडें आपस में इक्वल हैं। एज इट साइड्स लेंथ डिक्रीज बाय अ फैक्टर, कि इसकी लेंथ जो सी है उनकी साइडें वो कम हो रही हैं इस फैक्टर के साथ 1/√2 इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल डोडेकागोन इज़ 72 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का तो मैंने आपको बताया था आगे भी कि अगर कोई शेप है इसकी बाउंड्री बाउंड्री जो होती है वो पेरीमीटर होती है। तो यहाँ मैं लिखूँगा ओरिजिनल पेरीमीटर, डोडेकागोन का पेरीमीटर कितना है, वो है 72 सेंटीमीटर, मैंने लिख लिया है। अब डोडेकागोन की साइडें कितनी होती है, नंबर्स ऑफ साइड ऑफ डोडेकागोन, वो आ जाएगा 12। स्टेटमेंट बाकी क्या है, व्हाट इज़ द साइड लेंथ ऑफ स्केल डोडेकागोन, यानी कि टोटल पेरीमीटर ये है ना, तो उसकी साइडें इसके लिहाज से कम हो रही है, इस फैक्टर के लिहाज से। वो कह रहे हैं इस फैक्टर के लिहाज से इसकी जो साइड लेंथ है ना कितनी डिक्रीज हुई है, वो लेंथ मैंने फाइंड करनी है। तो अब इनकी मैं लेंथ फाइंड करूँगा। ये देखें पेरीमीटर कितना है 72, तो 72 को अगर मैं इनके साइडों पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एक साइड की लेंथ आ जाएगी। तो 72 डिवाइडेड बाय 12, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 6 के एक साइड की लेंथ वो है 6 सेंटीमीटर। अब किस लिहाज से इसकी साइड कम हो रही है, 1/√2 ये फैक्टर है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा स्केल फैक्टर जो कि है 1/√2। अगर अब इस 1/√2 को मैं इस एक साइड से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास एक साइड की लेंथ आ जाएगी। सिंपल बड़ा आसान इसका आंसर है। तो यहाँ फिर मैं लिखूँगा स्केल साइड लेंथ, के स्केल फैक्टर के लिहाज से इसकी साइड की लेंथ, एक साइड की लेंथ क्या थी 6 मल्टीप्लाई स्केल फैक्टर क्या है 1/√2। अब 6 1 टाइम आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय √2। अब √2 का साइन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, उसको ख़त्म करने के लिए इस √2 को मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा, √2 से डिवाइड भी करूँगा, इसको रैशनलाइजेशन कहा जाता है। अब 6 √2 वैसे ही ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो ये आ जाएगा √2 का होल स्केयर के एक ये है तो 2 आ जाएगा। स्केयर से कैंसिल, बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा 6 √2 डिवाइडेड बाय 2 रह जाएगा। अब 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया है 3 √2, और इसके साथ मैं लिख दूंगा सेंटीमीटर, क्योंकि जो मेरा पेरीमीटर दिया हुआ था वो सेंटीमीटर में था। ये है इसका आंसर। अब बुक के पीछे आंसर लिखा हुआ है 18 √2 डिवाइडेड बाय 5। अब ये आंसर गलत है, आपके सामने सॉल्व किया है, मेरा आंसर ये आया है। अब क्या पता आपकी बुक पर स्टेटमेंट कोई और हो, उस लिहाज से ये आंसर आता हो। अगर आपकी बुक पर भी स्टेटमेंट यही है तो फिर आपका आंसर ये आएगा 3 √2, ये वाला आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हुई है। अल्लाह हाफिज़।